जय हिंद एवरीवन। स्मार्ट डीजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ, जनरल नॉलेज के एक नए चैप्टर के साथ आज हम अपना क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जो चैनल पे नए हैं और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ अपना क्लास शुरू करने वाले हैं, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस के और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मैंने एक क्वेश्चंस पेपर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर से लिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। तो आप सब लोग ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो को देखिए और जितना हो सके इन क्वेश्चंस को आप लोग याद करने की कोशिश कर भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो आज का हमारा पहला सवाल जो है वो है, विच ऑफ दिस इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड वेपन सिस्टम ऑफ इंडिया। जो इसमें से 4 ऑप्शंस दिया गया है, जो इनमें से कौन सा भारत के स्वदेशी रूप से विकसित निर्देशित हथियार प्रणाली है। इनमें जो ऑप्शंस दिया गया है, पिनाका, M777, अग्नि 5 और ब्रह्मोस। इन सारों में से वो कौन सा भारत का वेपन सिस्टम से जो भारत ने इंडिजीनियसली बनाया हुआ है, तो उसका सही जवाब कौन सा होगा? वो उसका सही जवाब होगा पिनाका ए। इसका सही जवाब है पिनाका। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा है? ए, पिनाका। पिनाका भारत का इंडिजीनियसली डेवलप वेपन सिस्टम है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, which activity has been declared as mental disorder by WHO। मतलब WHO द्वारा किस गतिविधियों को मानसिक विकार घोषित किया गया है? कौन सी मानसिक मतलब कौन सी गतिविधि को मानव WHO द्वारा मानसिक विकार के हिसाब से घोषित किया गया है? इसका जो ऑप्शंस दिया गया है, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल एंड इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। इन 4 ऑप्शनों में से उसका कौन सा सही जवाब होगा कि कौन सी गतिविधि को इन चारों में से WHO द्वारा यह किया गया है, मतलब कि मानसिक विकार बोला गया है? तो इसका सही जवाब है डी, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग। इसका सही जवाब है डी, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। मतलब मोबाइल में गेम खेलना एक मानसिक विकार के रूप में WHO द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर कनेक्ट्स करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान टू डेरा बाबा नानक सिरीन इन इंडिया व्हिच डिस्ट्रिक्ट। मतलब करतारपुर साहिब गलियारा पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा के भारत के किस जिले में डेरा बाबा नानक तीर्थ को जोड़ता है? इसका ऑप्शन दिया गया, अमृतसर, गुरुदासपुर, संगरूर और लुधियाना। इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? ठीक है, मतलब करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में स्थित है और डेरा बाबा नानक सिरीन जो इंडिया में स्थित है, इनमें से जो डेरा बाबा नानक सिरीन कौन से जिले में, भारत के कौन से जिले में है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है बी, गुरुदासपुर। ठीक है, गुरुदासपुर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा गुरुदासपुर। अब चलते हैं हम अपना 40 क्वेश्चंस की ओर। नेम द इंडिया's लॉन्गेस्ट रेड कम रोड ब्रिज। मतलब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड मतलब रेल ब्रिज एंड रोड ब्रिज कौन सा है? मतलब रेल एंड रोड मतलब ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां व्हीकल्स के भी वो वहां से चलने के लिए काबिल है वो वहां से, और रेल भी चलने के लिए, मतलब ट्रेन भी चलने के लिए वहां से काबिल है। वो पुल कौन सा है? ठीक है, भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल का नाम बताइए। रेल लंबे मतलब उसका ऑप्शन दिया गया है, माकुम, अभयपुरी, बोगीबिल, नलबाड़ी। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा होगा? बोगीबिल होगा। ठीक है, बोगीबिल भारत का सबसे लंबा पुल है, मतलब ब्रिज है, जहां से रेल भी जा सकता है और
बाकी व्हीकल्स भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर मतलब ऊपर से चला जाता है गाड़ियाँ और नीचे से ट्रेन चला जाता है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट पुल है जहाँ से ट्रेन, एयर, गाड़ी सब जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पांचवा क्वेश्चन पर, ठीक है। अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फोर्स कमांडर ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन द साउथ सुडान? मतलब साउथ सुडान में भारत का कौन फोर्स कमांडर चुना गया था, ठीक है। वो कौन सा मतलब उसका जो दिया गया निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण सुडान में संयुक्त राष्ट्र शांति द्वारा सेना का फोर्स कमांडर बने, ठीक है। भारत का जो आर्मी कमांडर था, ठीक है। अब उनमें से कौन सा फोर्स कमांडर यूएन पीस कीपिंग मिशन साउथ सुडान में सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। इसका नाम क्या है? उसका ऑप्शन दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आई.एस. कुमान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर एंड लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. उदयदया, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा कमांडर है जो भारत के यूएन पीस कीपिंग मिशंस में साउथ सुडान में फोर्स कमांडर रहा है, ठीक है। इनमें से सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर, ठीक है, तिनैकर, ठीक है। इनमें से इसका ऑप्शन सी सही जवाब। इसका सही जवाब है सी, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर, ठीक है। इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर। वो भारत के साउथ सुडान का फोर्स कमांडर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम से नंबर क्वेश्चंस पे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग मनी इन द मार्केट इज नोन एज, मतलब बाजार में मुद्रा को जारी करना और उसकी निगरानी करने का प्रणाली को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है कि जो सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग द मनी इन द मार्केट इज नोन एज, मतलब कि बाजार में मुद्रा को जो पैसा है, पैसे को जारी करना और उसको निगरानी में रखने का जिम्मेदारी किसका है, उसको उस प्रणाली को मतलब उस प्रणाली को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। उसका ऑप्शन दिया गया है प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो, फिक्स्ड रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो एंड फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। इनमें से सही जवाब है मिनिमम रिजर्व रेशियो। मिनिमम रिजर्व रेशियो इज द सिस्टम इशूइंग द एंड मॉनिटरिंग द मनी इन द मार्केट, ठीक है। मतलब मिनिमम रिजर्व रेशियो जो है वो बाजार में मुद्रा को निगरानी भी करता है वो और जारी भी करता है। तो इसका सही जवाब है सी, सी मिनिमम रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व रेशियो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इनमें से वो कौन सा मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सारों आरबीआई, एसबीआई, आईओबी एंड एलआईसी, इन सारों ऑप्शनों में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, मतलब कौन सा वित्तीय संस्थान है जो गैर बैंकिंग वित्तीय सिस्टम माना जाता है, मतलब जिसमें बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन दिया गया है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एलआईसी। तो इनमें से सही जवाब है एलआईसी। एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। एलआईसी एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब उसमें से बैंकिंग सेक्टर है नहीं, उन लोग सिर्फ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। और बाकी के बाकी तीनों जो है वो है बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एलआईसी, ठीक है। इसका सही जवाब है एलआईसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Which term in the economics is a both measurement of a nation's overall economic activity? It is the monetary value of all the finished goods and service produced with a country's border in the specific time period। मतलब अर्थशास्त्र में कौन मतलब इकोनॉमिक्स में कौन सा शब्द किसी देश का समग्र अर्थनैतिक गतिविधियों को व्याख्या करता है, व्यापक माप है, मतलब कौन सा वो है जो भारत मतलब सारे देश की आर्थिक गतिविधियों का मापक मतलब इकोनॉमी में जाना जाता है, मतलब जो सारे देश की इकोनॉमी को मापता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया। ये एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमा के साथ उत्पादित और सभी तैयार माल और सेवा के मौद्रिक मूल्य है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया जीडीपी, जीएनपी, ओएमपी एंड जीएनपी। इसका सही जवाब है जीडीपी। जीडीपी जो है वो देश का क्या करता है, समग्र मतलब पूरी की पूरी देश का आर्थिक स्थिति को
मापता है, ठीक है। जीडीपी जो है पूरी की पूरी देश के आर्थिक स्थिति को मापता है, तो इसका सही जवाब है ए जीडीपी, ठीक है। इसका सही जवाब है जीडीपी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन से आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, मतलब आगा खान कप जो है वो कौन सी खेल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया गोल्फ, टेनिस, हॉकी एंड बैडमिंटन। इसका सही जवाब है ऑब्वियसली हॉकी। हॉकी के साथ आगा खान कप एसोसिएटेड है, ठीक है। हॉकी के लिए जो आगा आगा खान कप जो है टूर्नामेंट होता है वो हॉकी में ही होता है, ठीक है। इसका सही जवाब है हॉकी। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से हमारा विथ रेफरेंस टू द साइक्लोन वायु, जो साइक्लोन वायु है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब जो चक्रवात वायु, मतलब जो साइक्लोन वायु था, आया था इंडिया में, जो वायु चक्रवात था, उसका रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसका सही जवाब हमें सुनना है, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन अरेबिया सी, इट वाज नेम्ड बाय इंडिया, और सी ऑप्शन से द साइक्लोन इज ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर नेम्ड बाय इंडिया, और डी ऑप्शन देखे बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब कौन सा है? ये जो था वायु, जो साइक्लोन था, वो एक्चुअली अरेबियन सी में ओरिजिनेटेड हुआ था, उसका नाम जो रखा गया था वायु, वो इंडिया नहीं रखा हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी, बोथ इट ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी एंड इट वाज नेम्ड बाय इंडिया, ठीक है। ये जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। तो चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर, द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटोरी आर, भारतीय क्षेत्रों में जो दो ज्वालामुखी द्वीप है उसके बारे में उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द आइलैंड ऑफ इंडियन टेरिटोरी, मतलब जो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी आइलैंड है उसके बारे में पूछा गया है। वो कौन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कबरती एंड न्यूमूर, जैसे बित्रा एंड कबरटी, और पंबन और बारेन, और नारकोंडम एंड बारेन। इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। वोल्केनिक आइलैंड इंडियन टेरिटरी में का जो सही ऑप्शन है उसका नाम है नारकोंडम एंड बारेन, ठीक है। इसका सही जवाब है डी, नारकोंडम एंड बारेन। नारकोंडम एंड बारेन भारत का दो ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नारकोंडम एंड बारेन डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज नो बाउंड्री, मतलब भारत के कौन सी देश के साथ बाउंड्री है नहीं, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार, भूटान, ठीक है। भारत का कौन सी देश के साथ बाउंड्री नहीं? नेपाल के साथ तो है ही, मंगोलिया के साथ है या नहीं ये मुझे पता नहीं, म्यांमार के साथ है, भूटान के साथ भी है। तो इसका सही जवाब, मतलब मंगोलिया के साथ है या नहीं, मैंने इसलिए नहीं पता नहीं बोला क्योंकि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत का जो बॉर्डर मंगोलिया के साथ शेयर नहीं है, ठीक है। भारत का जो बॉर्डर है बाकी तीनों के देशों के साथ बॉर्डर है भारत का, लेकिन मंगोलिया के साथ भारत का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मंगोलिया, ठीक है। इसका सही जवाब है मंगोलिया, बी इसका सही जवाब। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच स्टेट द जोग फॉल्स लोकेटेड, मतलब जोग जो फॉल्स है, जोग फॉल्स वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे जोग फॉल्स स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका जो है, कर्नाटका में क्या है, जोग फॉल्स स्थित है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका, बी ऑप्शन बी, ठीक है। बी कर्नाटका में जोग फॉल स्थित है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द डिक्लेरेशन स्टेट दैट डेमोक्रेसी इज ए gift of the people by the people for the people was made by, मतलब ये घोषणा किसने किया था कि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक्चुअली जनता की ही सरकार, जनता की ही है, जनता की द्वारा ही बनाया गया सरकार है और जनता के लिए ही सरकार है। ये किसके द्वारा
की गई थी, ठीक है, ये कमेंट किसने किया था, ठीक है, ये घोषणा किसने किया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन एंड थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस क्या है, इन सारों बंदों में से वो किसने बोला था कि डेमोक्रेसी इज द गॉड ऑफ द पीपल, फॉर द बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ये किसने बोला था, ये बोला था ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उसने बोला था कि जो गणतंत्र है मतलब डेमोक्रेसी है, वो एक्चुअली लोगों के द्वारा ही बनाई गई सरकार है, और लोगों के लिए ही सरकार है, और लोगों के लिए ही सरकार होगा, ठीक है। तो ये बताया गया था। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है अब्राहम लिंकन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गेटवे ऑफ पैसिफिक, मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की गेटवे किसको बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है इस सवाल में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है सुएज कैनल, पनामा कैनल, बेरिंग सी और गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से वो कौन सा जवाब सही होगा जिसको गल्फ गेटवे ऑफ पैसिफिक बोला जाएगा, ठीक है। जिसको गेटवे ऑफ पैसिफिक बोला जाता है वो है पनामा कैनल। इसका ऑप्शन से सही जवाब है पनामा कैनल। पनामा कैनल को क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ पैसिफिक। पनामा कैनल को क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ पैसिफिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन से एल ई आई नीनो इज, मतलब ई आई नीनो क्या है, ठीक है, ये इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ई आई नीनो इज इसका ऑप्शन दिया गया है ए वार्म ओशन करंट, सी स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, अनदर नेम ऑफ टाइफॉन, ठीक है। इन सारों में से वो कौन सा सही जवाब होगा, ई आई नीनो को क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ई आई नीनो एक समुद्री गर्म करंट है, ठीक है, समुद्री गर्म स्रोत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ए वार्म ओशन करंट, ठीक है, एक गर्म समुद्री स्रोत, ठीक है। तो ई आई नीनो एक गर्म समुद्री स्रोत है, इसका सभी जवाब है एक ई आई नीनो इज ए वार्म ओशन करंट, ठीक है। इसका सही जवाब है ए वार्म ओशन करंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट पॉपुलस एंड रिच ऑयल कंट्री इन अफ्रीका इज, मतलब अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले कंट्री और सबसे जहाँ पे ज्यादा तेल पाया जाता है, वो तेल पाने वाला कंट्री कौन है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में हमें पूछा गया है कि अफ्रीका महादेश का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री, मतलब सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री और जहाँ पे सबसे ज्यादा तेल भी पाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया, वो देश कौन सा है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है केनिया, सूडान, नाइजीरिया एंड उगांडा, ठीक है। इन सारों ऑप्शनों में से वो कौन सा देश है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन भी है और जहां पे ज्यादा तेल भी पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी नाइजीरिया। इसका सही जवाब है ये सी नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा तेल भी पाया जाता है अफ्रीकन कंट्री में से, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी नाइजीरिया। चलते अगला क्वेश्चन, which one of the following is not the line of demarcations between two countries, ठीक है। इनमें से वो कौन सा लाइन है जो दो देशों के विभाजन में स्थित नहीं है, ठीक है। मतलब पूछा गया निम्नलिखित में से कौन है जो दो देशों के बीच सीमांकन की रेखा नहीं है, ठीक है। मतलब वो क्या है कि दो देशों के बीच का जो बाउंड्री है, इनमें से कौन सा लाइन नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल डेडलाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन एंड डुरैंड लाइन, ठीक है। जो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। इनमें से सही जवाब है ए इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है। इसका सही जवाब है इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको क्या एलओसी है, एलओसी को कहा जाता है मैकमोहन लाइन, नहीं सॉरी, मैकमोहन लाइन कहा जाता है किसको, हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर को, ठीक है, मैकमोहन लाइन्स। और रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है किसको, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कहा जाता है, ठीक है। एंड ड्यूरैंड लाइन बोला किसको जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसको क्या बोलता है, ड्यूरैंड लाइन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये सही जवाब है इसका, ठीक है।
इसका सही जवाब है इंटरनेशनल डेट लाइन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन एक्चुअली कोई भी एलओसी का लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक टाइम का लाइन है, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल जो डेट है इसको हम समझने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। मतलब इंडिया का जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट में सबसे चढ़ने वाली सबसे पहला इंडियन वुमन कौन है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन दिया गया है बसंती पाल, फू दोरजी, अनु सांगसुकी और योको ओनो, ठीक है। इसमें से सही जवाब कौन सा है। हम सबको पता है कि बसंती पाल जो था सबसे पहले इंडिया का जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ा हुआ था, ठीक है, महिला जो है। तो सबसे पहले भारत के सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट में, वो था बसंती पाल। तो इसका सही जवाब है ए, बसंती पाल, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब उष्णकटिबंधीय वीडियो वर्षा वन का विशेषता क्या है, उसके बारे में बोला गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, एब्सेंस ऑफ ट्रीज, लेस प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और मिनिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है सी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसका सही जवाब है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। इसका सही जवाब है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर नील क्या है। सो नील रिवर है, ठीक है, इजिप्ट का जो नील रिवर है इसका स्रोत कौन सा है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया है लेक नसीर, लेक साट, लेक विक्टोरिया और लेक तंजनिका, ठीक है, तंजनिका। तो इसका सही जवाब कौन सा, इसका सही जवाब है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है एक्चुअली रिवर नील का जो है स्रोत है, उसका सोर्स है, ठीक है। लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया रिवर नील का क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, लेक विक्टोरिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। मैराथन का दूरी कितना है, ठीक है, मैराथन रेस का एक्चुअल दूरी कितना है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 28 माइल्स थ्रू 85 इयर्स, 25 माइल्स थ्रू 85 इयर्स, 26 माइल्स थ्रू 85 इयर्स और 42 किलोमीटर। कौन सा होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 26 माइल्स 385 इयर्स, ठीक है। मैराथन का जो डिस्टेंस है मैराथन रेस का, इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी, 26 माइल्स 385 इयर्स। इसका सही जवाब ये है 26 माइल्स 385 इयर्स। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट और एनर्जी, ठीक है। क्यूरी का यूनिट कौन सा है, ठीक है, क्यूरी का यूनिट कौन सा है, इसका सही जवाब है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली डिस्कवर किया था और उसी के नाम से ही क्या जो क्यूरी यूनिट बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है रेडियो एक्टिविटी का जो रेडियो मैडम क्यूरी, जो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसका सही जवाब है रेडियो एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों को पकाने के लिए वो आर्टिफिशियल गैस कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। मतलब जो बनाना हो गया या फिर मैंगो हो गया, मतलब जो भी फल आर्टिफिशियल पकाया जाता है, मतलब पेड़ पे नहीं पकते, घर में लाके उसको आर्टिफिशियल गैस के द्वारा पकाया जाता है, वो गैस का नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया गया एसिटिलीन, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन, ठीक है। इसका जो सही जवाब कौन सा है, वो गैस है एसिटिलीन गैस, ठीक है। एसिटिलीन गैस क्या करता है, फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियली फलों को रिपिंग करने के लिए, मतलब पकाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एसिटिलीन इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है एसिटिलीन ए, ठीक है। तो चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से हमारा द न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड इज ए और एन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है फ्यूल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर और इंसुलेटर, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है।
जो न्यूक्लियर रिएक्टर का न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब है मॉडरेटर, मतलब मध्यस्थताकारी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। मॉडरेटर ग्रेफाइट को हम लोग किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर के हिसाब से यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। इसका सही जवाब है मॉडरेटर। अगला जवाब क्वेश्चन है, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर इज, जो यूरेनियम का आइसोटोप है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज होता है उसके बारे में पूछा गया। मतलब परमाणु रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें वो कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया। इसका ऑप्शन है यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237 और यूरेनियम 238। इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम का जो आइसोटोप है यूरेनियम 235, इसको क्या करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय, जो इकोसिस्टम में है हमारा जो पर्यावरण का मतलब पर्यावरण है, इस पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है उसमें से नाइट्रोजन को सर्कुलेट कौन करता है, ठीक है। नाइट्रोजन को कौन सा वो चीज है जो नाइट्रोजन को हमारे इकोसिस्टम में सर्कुलेट करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस दिया गया है अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, ठीक है। इन सारों में से वो कौन सा चीज है जिस जो हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन को सर्कुलेट करता है? तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअली हमारे इकोसिस्टम में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो है हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब बैक्टीरिया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर इज द इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड, मतलब इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम, जिसको हम परम नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर परम है वो एक्चुअली कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कौन सा स्टेट में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है। चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो सुपर कंप्यूटर परम इंडिया का कौन सी मतलब सिटी में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी, पुणे, ठीक है। इसका सही जवाब है बी, पुणे। मतलब पुणे में हमारा जो परम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया का है परम, वो स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब पुणे होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ऑरल, मतलब जो मुंह से जो बच्चों को मुंह से खिलाया जाता है ना वो ड्रॉप पोलियो वैक्सीन का, वो किसने आविष्कार किया था? इसके बारे में पूछा गया। पोलियो वैक्सीन किसने आविष्कार किया था, जो मौखिक मतलब ड्रॉप के हिसाब से खिलाया जाता है, तो उसको किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, जोनास सल्क, एल्बर्ट सेबिन, बुरखोल्डर बर्कहोल्डर एंड रॉबर्ट कोच। इन सारों में से वो कौन सा बंदा है जिसने पोलियो वैक्सीन ओरल को डिस्कवर किया था, इन्वेंटेड किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है एल्बर्ट सबिन, बी। एल्बर्ट सबिन जो थे वो एक्चुअली पोलियो वैक्सीन ओरल को डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका सही जवाब है एल्बर्ट सबिन, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो सीएटी स्कैन्स, एक्सरे फोटोस, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स और एंडोस्कोपी, इसमें से कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर देखा है आप लोगों ने? क्लास 10 में है। क्लास 10 का जो आपका लाइट का जो चैप्टर्स है उसमें आपको मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन डी एंडोस्कोपी में, ठीक है। एंडोस्कोपी में एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्टिकल फाइबर का एंडोस्कोपी इस्तेमाल, ठीक है। इसका सही जवाब है डी, एंडोस्कोपी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
helium gas is used in the gas balloons instead of hydrogen gas because it is so हीलियम गैस है, जो हीलियम गैस है उसको बैलून में क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस की जगह, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम को क्यों ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रो जो बैलून है, हीलियम बैलून है ना, हाइड्रोजन बैलून, तो हाइड्रोजन की जगह उसको ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन इज लाइटर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से हल्का है। दूसरा है मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी बोला है नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है, गैर ज्वलनशील, मतलब ज्यादा जलता नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा जलता नहीं है, जैसे हाइड्रोजन ज्यादा ही जलता है, ठीक है। और ऑप्शन डी मोर स्टेबल, ज्यादा स्थिर है। इन सारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इनमें से सही जवाब है नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है, कम्बस्टिबल है जो एक्चुअल मतलब हेलियम गैस जो है हाइड्रोजन से ज्यादा जलता नहीं, मतलब कम जलता है, ठीक है। चलो अगर जल जाएगा तो एक्चुअली वो क्या होगा, गैस जल्दी खत्म हो जाएगा और बैलून ज्यादा नहीं उड़ पाएगा, ठीक है, और एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। तो इसलिए हाइड्रोजन से ज्यादा हीलियम गैस को इस्तेमाल किया जाता है बैलून्स में, ताकि वो ज्यादा जलता नहीं, कम कम जलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है। इसका सही जवाब है नॉन कम्बस्टिबल, सी का सही जवाब। तो ठीक है, अगला क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द पार्टीशंस ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड बाय, जो बंगाल का पार्टीशंस था उसको किसने रद्द कर दिया था, मतलब किसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। उस बंगाल के जो बंग भंग जो एक क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था ना, तो वैसे जो उस पार्टीशन को, जो बंगाल पार्टीशंस को किसने क्या किया था, स्क्रैप किया था, मतलब खारिज कर दिया था, इसके बारे में पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इल्बर्ट और लॉर्ड लिटन। इसमें से सही जवाब कौन सा, वो कौन है, कौन था जो बंगाल पार्टीशंस को खारिज कर दिया था, ठीक है, स्क्रैप कर दिया था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, पार्टीशंस ऑफ बंगाल को जो प्रपोजल था उसको खारिज कर दिया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हु डिफीटेड हुमायून इन द बैटल ऑफ सौसा इन 1539। हुमायून को 1939 के जो सौसा का जो वार हुआ था, मतलब सौसा का जो जंग हुआ था, उसमें किसने हराया था हुमायून को, ठीक है। हुमायून को किसने डिफीट किया था जब 1959 का और 1939 का सौसा का युद्ध हुआ था। तो उसका ऑप्शन दिया गया है शेरशाह, बहादुर शाह, राणा चंगा और नानाउद्दीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, शेरशाह, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किया गया था हुमायून को, शेरशाह सूरी ने हुमायून को 1939 का जो सौसा का जंग था उसमें हराया था, ठीक है। और उन्हीं में से क्या हुआ था कि हुमायून को मुगल साम्राज्य का छोड़ना पड़ा था, ठीक है, दिल्ली को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो कौन था वो, शेरशाह। शेरशाह ने किया गया था, हुमायून को हराया था, कौन सी जंग में, सौसा का जंग में, ठीक है, 1539 में। तो इसका सही जवाब है शेरशाह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशंस ऑफ, मतलब पतंजलि किसका संकलन, ठीक है, पतंजलि को किस संकलन के लिए प्रसिद्ध है, पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पतंजलि ने क्या किया था, मैंने अगले सप्ताह में पतंजलि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो पतंजलि ने क्या किया था, योगा सूत्र को लिखा था, ठीक है। पतंजलि ने क्या किया था, योगा सूत्र लिखा था। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, योगा सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मा सूत्र और आयुर्वेद। इसमें से सबसे पतंजलि रिलेटेड किसके साथ था, पतंजलि रिलेटेड था किसके साथ, योगा सूत्र के साथ, ठीक है। हमने पतंजलि के बारे में अगले सत्र में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो पतंजलि इसके लिए प्रसिद्ध थे, किसके लिए, योगा सूत्र के लिए। तो इसका सही जवाब है ए, इसका सही जवाब है योगा सूत्र। योगा सूत्र के लिए पतंजलि जो है प्रसिद्ध थे, वो फेमस थे एक्चुअली, उसने पतंजलि ने योगा सूत्र को लिखा हुआ था, ठीक है, उसने कंपोज किया था। तो चलते अगला क्वेश्चन, द मोस्ट रेफर्ड गॉड ऑफ ऋग्वेदा। इसको भी मैंने अगले सप्ताह वैदिक सप्ताह में पढ़ाया था, ठीक है। और जो पार्ट 1 का जो जीके था उसमें भी पढ़ा था, वो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ ही गए, ठीक है, एग्जाम में। तो
देखिए, द मोस्ट रेफर्ड गॉड ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अधिक उल्लेखित गॉड कौन सा है, ठीक है। और ज्यादातर लोग किसको मानते थे ऋग्वेद एक टाइम में, इंद्रदेव को मानते थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इंद्रदेव हुआ, ठीक है। इसका सही जवाब है ए, इंद्रदेव। इसका सही जवाब कौन है, इंद्र, ए। द मोस्ट रेफर्ड गॉड इन ऋग्वेद हुआ इस इंद्र, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन से, इन व्हिच ईयर द रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स वर डिवाइडेड, रेडिकल और मॉडरेट जो किस वर्ष में विभाजित हुआ था, ठीक है। इसका कौन सा जवाब होगा, 1905, 1907, 1912 और 1908 इनमें से कौन सा साल था जहां पे मॉडरेट और रेडिकल जो थे विभाजित हुए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1907। 1907 में क्या हुआ था, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स वर डिवाइडेड, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 1907, ठीक है। इसका सही जवाब है 1907। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पाठ, खालसा पाठ का प्रतिष्ठापक कौन था, संस्थापन कौन थे या प्रतिष्ठापक कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जो खालसा पाठ का संस्थापक है, खालसा पाठ का संस्थापक थे कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, खालसा पाठ का संस्थापन क्या था, मतलब उसे प्रतिष्ठापन क्या था, ठीक है। उसको फाउंडर थे एक्चुअली, वो खालसा पाठ का फाउंडर कौन था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक वाज, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन जो है, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इनमें से, इन सारों में से वो कौन था, वो कौन सा गुरु था जो गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर थे, ठीक है। वो उसका ऑप्शंस का उसका सही जवाब है गुरु अंगद देव, ठीक है। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव क्या था, गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे, ठीक है, गुरु अंगद देव। इसका सही जवाब हुआ गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, पैकिंग गैजेट, कश्मीर टाइम्स, दैनिक जागरण और बंगाल गैजेट। हम सबको पता है इसका सही जवाब कौन सा होगा, बंगाल गैजेट। जो बंगाल गैजेट था इंडिया का सबसे पहला अखबार था, ठीक है। इसका सही जवाब है द बंगाल गैजेट, ऑप्शन डी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब संविधान का व्याख्या करने का, मतलब संविधान को जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, ठीक है। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब कौन सा होगा, संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अवसर किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर जज मतलब हर जजमेंट को एक लॉ ही माना जाता है, ठीक है, एक संविधान ही माना जाता है, ठीक है, एक लॉ ही माना जाता है, ठीक है। तो वो खुद ब खुद एक संविधान बन जाता है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का आखिरी अंतिम अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट का वो कौन है, जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रधान है, मतलब जो कार्यकारी प्रधान होगा, प्रधान अधिकारी कौन होगा, जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट को कौन होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, द सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर और द चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। एक राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है
बी गवर्नर। गवर्नर जो है वो एक्चुअली एक स्टेट का, एक राज्य का एग्जीक्यूटिव चीफ हेड है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है गवर्नर, बी। 41 का सही जवाब है बी गवर्नर। गवर्नर के पास स्टेट का क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड का पावर होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चंस की, और अगला क्वेश्चंस क्या है, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू। फिस्कल पॉलिसी क्या है, ठीक है, फिस्कल नीति किससे संबंधित है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर पॉलिसी है नहीं, रूरल क्रेडिट पॉलिसी, इंटरेस्ट पॉलिसी, और रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, राजकोषीय नीति मतलब देश का राजभंडार के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेटेड किससे होगा, रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डी, फिस्कल पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द फ्री इंडिया। भारत का फ्री इंडिया का पहला गवर्नर कौन, वुमेन गवर्नर कौन था, ठीक है। भारत का स्वाधीन भारत का जो गवर्नर था, मतलब महिला गवर्नर, वो कौन था, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो उसका ऑप्शन दिया गया है मिसेस सरोजिनी नायडू, मिसेस सुजाता कृपलानी, मिसेस इंदिरा गांधी और मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये हम सबको पता है कि सरोजिनी नायडू जो था वो पहला भारत का वुमेन क्या था, गवर्नर था, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ए, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इंडिया का पहला गवर्नर था, वुमेन गवर्नर, ठीक है, महिला पहला गवर्नर रहा होगा, ठीक है, स्टेट का, फ्री इंडिया का, ठीक है, मतलब स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। द अगला क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू द कॉन्करेंट सब्जेक्ट रिमेन विथ। मतलब कॉन्करेंट पावर जो होता है, तो कॉन्करेंट जो पावर है भारत का, कॉन्करेंट सब्जेक्ट से उसका एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया द स्टेट, द सेंटर, द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट। इन चारों में से किसके पास होता है, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स का एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है, इसका ऑप्शन है सही जवाब बी, द सेंटर। मतलब सेंटर के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट का, ठीक है, भारत का कॉन्करेंट सब्जेक्ट का। इसका सही जवाब है बी, द सेंटर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या है, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द। मतलब इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन नहीं करवाता, ठीक है, किसका चुनाव नहीं करवाता है, ठीक है, किसका चुनाव का संचालन वो नहीं करता है, वो लोग इलेक्शन कमीशन। इसका ऑप्शंस के कौन सा देगा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकल बॉडीज और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, या फिर राज्यसभा का करो नहीं करवाता है, या फिर लोकसभा से रिलेटेड नहीं है, कौन से, या फिर लोकल बॉडीज के साथ नहीं रिलेटेड है, किसका चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, लोकल बॉडीज का जो लोकल बॉडीज है उसका जो चुनाव होता है, उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ठीक है, उसका उन लोगों के साथ चुनाव संचालन वो नहीं करता है, कौन, इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज का क्या नहीं करता है, चुनाव नहीं करवाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लोकल बॉडीज, ठीक है, इसका सही जवाब है लोकल बॉडीज। तो चलते अगला क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। मतलब वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। जो वित्त विभाग है, जो फाइनेंस कमीशन है, वो प्रेसिडेंट द्वारा कितने बाल सद फिर से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 4 ईयर्स। कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर है सी, 5 ईयर्स। मतलब 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। वो किसने, कौन करवाता है, वो करवाता है कौन, राष्ट्रपति करवाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन से, which country was ranked as first in global peace index 2022। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, उस ग्लोबल पीस इंडेक्स में से सबसे पहला कंट्री का नंबर कौन सा है जो ज्यादा शांति
कौन कंट्री बताया गया है, ठीक है। नंबर 1 में रहने वाला जो देश है वो कौन है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब विश्व शांति सूचकांक है के मुताबिक 2022 के मुताबिक वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा शांतिप्रिय देश है, ठीक है। नंबर 1 रैंकिंग में रहने वाला देश कौन सा है, इसका ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, आयरलैंड, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, वो है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्री माना गया है, ठीक है। जो आइलैंड है वो सबसे पीसफुल कंट्री माना गया है, ठीक है, 2022 का ग्लोबल इंडेक्स में, ठीक है। तो चलते अगला क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन की और, हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेट इन आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप इन 2022। जो हाल ही में चल रहा है, जो आईसीसी मेंस T20 का जो 22 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस वर्ल्ड कप में कितने टीम ने हिस्सा लिया है, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो कितना टीम है इसके बारे, ठीक है। तो कितने टीम ने हिस्सा लिया है अब इस बार के 2020 वर्ल्ड कप में, ठीक है, मेंस के। तो इसका ऑप्शन दिया गया 9 टीम, 12, 20, 16। कितने टीम ने थे, इसका सही जवाब है 16। 16 टीम ने क्या किया है इस बार 2020 आईसीसी विश्व कप जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है। इसका सही जवाब है 16। अगला क्वेश्चन, हु टेक्स फर्स्ट हैट्रिक इन आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022। कौन है, जो आईसीसी मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें से पहला हैट्रिक करने वाला प्लेयर कौन है। पहला हैट्रिक करने वाला प्लेयर वो कौन है जो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप पुरुषों के जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, वो उसमें से कौन है जो पहला हैट्रिक करने वाला प्लेयर कौन है। ऑप्शन दिया है कार्तिक, मैप्पन, मोहम्मद शमी, नोटजी और रशीद खान। इनमें से वो प्लेयर कौन है जो उसने हैट्रिक किया था इस बार। तो वो है कार्तिक मैप्पन। उसका सही जवाब है कार्तिक मैप्पन। नाम इंडियन लग रहा है ना, एक्चुअली वो इंडिया से है लेकिन खेलता है दूसरे टीम के लिए, ठीक है। कार्तिक मैप्पन जो है वो यूएई का प्लेयर है, ठीक है। यूएई का स्पिन बॉलर है। उसने क्या किया था, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक किया था, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक किया था क्वालिफायर मैच में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आईसीसी T20 का जो फर्स्ट हैट्रिक करने वाला प्लेयर है वो था कार्तिक मैप्पन। एक इंडियन प्लेयर ही है लेकिन वो यूएई के लिए खेलता है और अगेंस्ट श्रीलंका लिया था, ठीक है। मोहम्मद शमी ने लिया था लेकिन बीच में एक रन आउट हुआ था, ठीक है। और नॉर्जी में लिया था लेकिन उसका जो लास्ट 4 एंड 5 नंबर और 6 बॉल में, मतलब 5 नंबर और 6 नंबर बॉल में उसने लिया था लगातार ड्रॉ। लेकिन जो अगले ओवर था वो रबादा ने लिया था, ठीक है, 61 ले लिया था और 61 3 विकेट गिर गया था, लेकिन बीच में से एक ओवर दूसरे ने ले लिया, ठीक है। और रशीद खान जो इसमें अभी तक लिया नहीं, ठीक है। तो सब उसका सही जवाब है कौन, कार्तिक मैप्पन, जो क्या था, पहला हैट्रिक लिया है, ठीक है, इस बार। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अनाउंस बाय फेसबुक एंड इट्स पार्टनर्स। मतलब फेसबुक द्वारा अनाउंस किया गया क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है एराइस, टौरा, लिब्रा, मून। इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा क्रिप्टो करेंसी है जिसको फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इसको अनाउंस किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, लिब्रा। लिब्रा जो है फेसबुक द्वारा अनाउंस किया गया हुआ क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, लिब्रा। इसका फेसबुक ने इसको क्या है अनाउंस किया, मतलब फेसबुक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। जो क्या है, क्रिप्टो का लिब्रा जो है फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वह लिब्रा, ठीक है। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया और ये जो जनरल नॉलेज का जो 50 क्वेश्चंस है एक्चुअली टेरिटोरियल आर्मी 2019 का क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे जीके का। और उनमें से कुछ कॉमन मैंने जो अगले 2 चैप्टर में पढ़ाया था पार्ट 1 पार्ट 2 में, उनमें से भी आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस था जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वो एक्चुअली मैंने अपने खुद ही जोड़ दिया था क्योंकि उसमें से 2019 का जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस बार रिलेटेड ये T20 का क्वेश्चन जोड़ दिया ताकि
अगले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोगों को मदद मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में कमेंट करिएगा, से वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।